बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने साइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था, तो इसके सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हम चूँकि फ़र्स्ट लेक्चर के लास्ट तक हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे स्कूल ऑफ थॉट्स, तो आज जो है वो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है स्कूल ऑफ थॉट्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। साइकोलॉजी के अंदर मोस्ट डिस्कस्ड थॉट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो साइकोएनालिसिस है, जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा गया और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन समझी जाती है वो भी इसी स्कूल ऑफ थॉट की हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। इसके जो की आइडियाज़ हैं ये रिवॉल्व करता है अनकॉन्शियस माइंड के इर्द गिर्द। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है अनकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस से मुराद जो है ये चूँकि साइकोएनालिसिस जो है उसमें का जो टॉप कंट्रीब्यूटर और उसका जो फाउंडर है वो सिगमंड फ्राइड है। तो सिगमंड फ्राइड के मुताबिक हमारा जो माइंड का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम अपनी नेगेटिव मेमोरीज़ को, जो चाइल्डहुड और नेगेटिव मेमोरीज़ को हम रिप्रेस कर देते हैं, और जो है वो उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तो वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। दिमाग के एक ऐसे हिस्से में जहाँ से मेमोरीज़ रिट्राइव करना इम्पॉसिबल है, तो उस हिस्से को जो है वो हम अनकॉन्शियस कहते हैं। और अनकॉन्शियस सिगमंड फ्राइड के मुताबिक इंसान की पर्सनालिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो असर है वो अनकॉन्शियस माइंड का होता है। यानी माइंड के सिगमंड फ्राइड के मुताबिक माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जिससे हम अवेयर हैं, और सबकॉन्शियस जिसमें हम अपनी ऐसी मेमोरीज़ को स्टोर करते हैं जिनको रिट्राइव आसानी से किया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है। लेकिन अनकॉन्शियस जो है वो हम वहाँ पे हम ऐसी मेमोरीज जिनको हम भूल जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी नेगेटिव और मेमोरीज होती हैं उनको हम वहाँ पे रिप्रेस कर देते हैं। जब हम वहाँ पे रिप्रेस कर देते हैं तो उनको रिट्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। और सिगमंड फ्राइड के मुताबिक इंसान की पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा जो असर है वो अनकॉन्शियस माइंड का ही होता है। ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने दिया है वो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये पर्सनैलिटी को 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करता है। साइकोएनालिसिस वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ओके, तो ये पर्सनैलिटी को 3 हिस्सों में तकसीम करता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है ये जो पर्सनालिटी का इंस्ट्रक्टिव पार्ट है, और ये जो है ये इस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड्स से रिलेटेड है। यानी बेसिक नीड्स जो इंसान की हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे खुराक, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दर्द होना, सेक्सुअल नीड, तो यानी वो नीड्स जिनका ताल्लुक इंसान के जिस्म से है। इड का ताल्लुक उनकी ग्रेटिफिकेशन से, यानी उनकी तस्कीन से है। और ये एक ऐसी जो है पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है जो इमीडिएट जिसको ग्रेटिफिकेशन यानी इमीडिएटली जो है वो चाहिए है। लेकिन एक दूसरा पार्ट जो है वो है हमारे पास ईगो। ईगो जो है ये रैशनल पार्ट है, और ये इड और डिमांड के दरमियान जो है वो निगोशिएशंस करवाता है। अब ये देखो जो है ईगो, इसको हम रियलिटी बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो इड जो है उसका ये होगा कि कुछ भी है तो इंसान वो खाए ताकि अपनी भूख मिटाए। लेकिन ईगो ये कहेगा कि इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता। फॉर एग्जांपल, इंसान घास नहीं खा के अपनी जो है वो भूख नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो नेचुरली उसके खाने वो रियलिटी में अगर हम देखें तो इंसान के खाने की चीज़ नहीं है। ये ईगो है। एक थर्ड चीज़ होती है वो होती है सुपर ईगो। इसमें जो है वो मोरालिटी है। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस है, मॉरल कॉन्शियस। तो इसको जो है हम ये रिप्रेजेंट करता है सोशल नॉर्म्स और आइडियाज़ को, ऐसी चीज़ें जिनको सोशली हम अच्छा या बुरा समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी शख्स को अगर भूख लगी हुई है तो ईगो कहेगी
ये ईगो ये डिसाइड करेगी कि ये चीज़ इंसान के खाने के लायक है और ये नहीं है। लेकिन सुपर ईगो जो है वो हमें बताएगी कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। तो ये सुपर ईगो यानी मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स है, मोरालिटी बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, उसको हम कहते हैं सुपर ईगो। और फ्राइड का ये कहना है कि इंसान के अंदर जब सुपर ईगो या ईगो और इड या ईगो के दरमियान क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पे एंजाइटी पैदा होती है। और उस एंजाइटी को कवर अप करने के लिए, यानी उस एंजाइटी को कोप करने के लिए जो पर्सनालिटी में मैकेनिज़म्स अडॉप्ट किए जाते हैं, उसको वो नाम देता है डिफेंस मैकेनिज़म्स का। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इंसान को किसी पे गुस्सा आता है, ठीक है, और इंसान इड जो है वो ये कहती है कि वो इंसान जो है वो किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकता है। लेकिन सुपर ईगो ये कहेगी कि आप इसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपकी माँ है। ये जो है वो मोरालिटीली गलत है कि आप अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करें। तो यहाँ पे एक ना एंजाइटी पैदा हो जाएगी, और इसको कवर अप करने के लिए हम क्या कहेंगे कि वो शख्स ही अपना गुस्सा किसी और पे निकालेगा जाके। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, फ्राइड के मुताबिक ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप अपनी ईगो और सुपर ईगो के दरमियान आने वाले क्लैशेस को, या इड और सुपर ईगो के दरमियान आने वाले क्लैशेस को किस तरह से मैनेज करते हो। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना इसके कोर आइडियाज़ हैं। इसके थेराप्यूटिक टेक्निक्स की, चूँकि ये जो है वो साइकोलॉजी की ये एक थेरी ऑफ पर्सनालिटी थी। ठीक है, ये दैट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल थेरी ऑफ पर्सनालिटी। किसी भी थेरी ऑफ पर्सनालिटी में जब डिस्कस किया जाता है, उसमें थेराप्यूटिक टेक्निक्स ज़रूर डिस्कस की जाती हैं। इसकी जो थेराप्यूटिक टेक्निक्स थी उसमें टॉक थेरेपी, ड्रीम एनालिसिस और जो है वो शामिल थी, क्योंकि जो फ्राइड का ये कहना था कि इंसान की जो भी इड की वो वाली जो ख्वाहिशात जो हम पूरी नहीं कर सकते, वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, और इंसान की जो है ड्रीम्स में वही रिप्रेजेंट हो रही होती है। और इंसान की अगर कोई बंदा इनफॉर्मल वे में टॉकिंग कर रहा हो, तो उसमें भी उसकी वो अनकॉन्शियस मेमोरीज जो है वो रिवील हो रही होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जैसा कि हमने बात की साइको एनालिसिस की, इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसमें एक तो सिगमंड फ्राइड हैं, नो डाउट। ही वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। और ये कहा जाता है कि दुनिया के अंदर साइंस की तारीख में, जब से साइंस शुरू हुई है, 3 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है, या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसने पूरी की पूरी साइंस को बदल दिया, या पूरी की पूरी फील्ड, किसी एक फील्ड को बदल दिया। उसमें गैलीलियो द वन हु सेड के सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। और सेकंड वन वाज चार्ल्स डार्विन हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, and the third one was Sigmund Freud, who introduced the concept of unconscious mind in the field of psychology. ओके, तो लेकिन इसके अलावा भी फ्राइड की लेगेसी में देखें तो कुछ और लोग भी हैं जिनको हम न्यू साइको एनालिटिक्स कहते हैं। ठीक है, उनके फ्राइड के साथ जो है वो कुछ थोड़ा सा उन्होंने उनकी उसकी थ्योरी में चेंजिंग की है। उसमें कैरन हॉर्न आए, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल योंग, और फ्राइड की अपनी बेटी एना फ्राइड, ये नाम जो है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास है वो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर ना 3 कहा जाता था कि 2 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट गुजरे हैं जो कि जिनको 2 साइकोलॉजी के आप फोर्सेस कह सकते हो। उनका साइकोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर है। उनमें एक बिहेवियरिज्म है और एक साइको एनालिसिस है। एंड ह्यूमनिस्टिक वाज द थर्ड वन। ह्यूमनिस्टिक को साइकोलॉजी की थर्ड फोर्स भी कहते हैं। ओके, इसके की आइडियाज़ की बात करें तो ये जो है ये इसका फोकस पर्सन्स पे है। दे सेड कि आप फॉर एग्जांपल जैसे साइको एनालिसिस है तो अनकॉन्शियस के अंदर पास्ट मेमोरीज और इसको जो है वो बेस करता है। बिहेवियरिज्म की बात करें तो वो इन्वायरमेंट पे फोकस करता है। लेकिन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का कहना है कि इन सब से ऊपर, आपकी मेमोरीज से, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपके इन्वायरमेंट से बहुत ऊपर एक और चीज़ होती है, और वो होता है इंसान खुद, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है ये
लोगों की एनालिसिस करने की सलाहियत, इन पे फोकस करता है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी पे, यानी कि वो कहता है कि इंसान इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर भी होता है, वो अपनी फ्री विल रखता है, वो अपनी जो है उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी वो उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको जो है ये फोकस करता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। दे सेड के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंडिविजुअली, मोरालिटीली एक ऐसे यानी कि इंसानियत के आप कह लो कि सबसे बुलंद मुकाम पे पहुंच जाते हैं और वो अपनी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा अपर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर किसी भी किस्म का मॉरली आप देखें तो आपको कोई खोट नज़र नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ का। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ये एम्फेसिस करती है नॉट द ग्रोथ ऑफ मेमोरीज एंड बिहेवियर, दे गिव इम्पोर्टेंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि इंसान सेल्फ इम्प्रूव करता है लेकिन उसमें माहौल का या उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस का इसका असर नहीं होता। इन सब से बढ़ के इंसान खुद देखे एक चीज़ है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ये एक फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, अब्राहम मैज्लो वाज ही इट्स फाउंडर। ठीक है, उसने एक हायरार्की ऑफ नीड्स भी दी थी। उसने कहा कि इंसान की नीड्स जो है ना वो एक हायरार्की में चलती है। सबसे पहले इंसान को बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, जो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसको वो अगर पूरा हो जाए, उसकी सही से सेटिस्फाई हो जाए, फिर उसको सेफ्टी की नीड्स की ज़रूरत रहती है, फिर उसकी वो सेटिस्फाई हो जाए, फिर उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत रहती है, और उसके बाद जो है अगर वो पूरी हो जाए तो उसको जो है वो सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत पेश आती है। वो अगर उसकी पूरी हो जाए तो फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। ही साइड के ये जो है वो बेसिक नीड्स हैं, और जैसे बेसिक नीड्स सबके पास होती हैं, फिर ऊपर जाते जाते जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल कम होते जाते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, ये इसके की का आइडिया। इसके जो है इसमें एक और शख्स जिसका बहुत जो इसका कंट्रीब्यूटर है, जो इसका यानी आप कह लो कि मेन कंट्रीब्यूटर, वो है कार्ल रॉजर्स। ठीक है, कार्ल रॉजर्स इसलिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में उसका नाम आप कह लो है, उसकी कंट्रीब्यूशंस हैं क्योंकि उसने ना क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, CCT, इसको हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाई थी ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बेस पे। इसमें जो है इस क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में इंसान की जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है एक स्पोर्टिव क्लाइंट्स को, जो यानी अच्छा ये जो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी थी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी थी, इसमें ये फर्स्ट टाइम कहा गया कि साइकोलॉजी के अंदर आपके पास जो लोग आते हैं ना ट्रीटमेंट के लिए, उनको आप पेशेंट्स नहीं कह सकते हो, दे आर क्लाइंट्स। ठीक है, उनका ये कहना है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को कहना है कि पेशेंट वो होता है जिसको डॉक्टर या कोई थेरेपिस्ट खुद ठीक करता है, लेकिन जो पीपल विद सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दे कैन ट्रीट देम सेल्फ, और जो थेरेपिस्ट है उसका सिर्फ काम उसको असिस्ट करना है। ठीक है, वो कहते हैं इंसान अपनी विल से खुद को खुद ठीक करता है, थेरेपिस्ट का काम सिर्फ उसको यानी कि विश करना है, उसको असिस्ट करना है थ्रू द फीलिंग्स एंड थॉट प्रोसेसेस ETC। ठीक है, अब ये जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसको थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, असल में जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी है ना, ये इन्वायरमेंट पे या पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जो है वो नहीं करता, बेस नहीं करता। जैसे कि हमारे पास साइको एनालिसिस जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है। ठीक है, एक जो उससे ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बाद
जब हमारे पास साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू होती है, जब हमारे पास आप कह लो कि साइंसेस, बेसिक साइंसेस ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तरक्की पे, और स्पेशली जब हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस आती हैं, कंप्यूटर साइंसेस और आईटी तरक्की पे आती है, उसकी तरक्की होती है, तो हमारे पास साइकोलॉजी के अंदर एक नया स्कूल ऑफ थॉट जन्म लेता है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये जो है, इसका जो बेसिकली फोकस है वो मेंटल प्रोसेसेस पे है, ठीक है। और ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कॉग्निशन, ठीक है। ये जो ये है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के तौर पे लेता है। असल में कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है, ये ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर्स के साथ रिलेट करता है। एंड दे सेड कि ह्यूमन माइंड जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, वो इंफॉर्मेशन लेता है, उसको स्टोर भी कर सकता है, उसको डिकोड करता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, उसके ऊपर डिसीजंस लेता है, प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। और दे सेड के ये सिर्फ बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कंप्यूटर है कि उसके अंदर आप डाटा डालते हो, वो डाटा जो है प्रोसेस होता है और उसका एक आपको आउटपुट मिलता है। दे सेड के ह्यूमन माइंड भी बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो है जीन पियाजे। इसने जो है वो जीन पियाजे जो है, इसने एक थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड, ठीक है, कि बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है। फिर एक और कंट्रीब्यूटर है इसका, वो है लीवोग्स्काई। लीवोग्स्काई जो है, ये सोशल इंटरेक्शंस और कल्चर, जो हमारा सोशल इंटरेक्शंस और कल्चर है वो कैसे हमारे कॉग्निशन को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को शेप करता है, उस पर ये बात करता है। फिर हमारे पास इस यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है डोनाल्ड ब्रॉडबैंड। डोनाल्ड ब्रॉडबैंड जो है, ये अटेंशन की, इसने एक मॉडल दिया था, अटेंशन एक टॉपिक है, अटेंशन उससे रिलेटेड। इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को हम अभी दोबारा से जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो है, ये जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ये असल में हमें इस चीज़ पे फोकस करता है कि लोग कैसे इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको लर्न करते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा ही बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर होता है, तो इंसान का माइंड एक कंप्यूटर के तौर पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जो इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो थेराप्यूटिक मेयर्स थेराप्यूटिक टेक्निक्स, थेराप्यूटिक अप्रोचेस इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसका नाम था कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थेरेपीज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थी, ये असल में कहती है कि इंसान का बिहेवियर, जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ना, वो ये भी कहता है कि इंसान का बिहेवियर वो होता है जैसा उसका थिंकिंग प्रोसेस होता है, जैसा वो सोचता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकसेस ऑन कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज कर दे तो उनका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा, ओके। लेकिन इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। पहला तो ये कि ये माइंड को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है। कंप्यूटर के साथ इंसान को मैच करना देखने में बड़ा आपको साइंटिफिक और बड़ा अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इंसान का माइंड कंप्यूटर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप इतनी आसानी से उसको, इतनी सिंप्लीफाई कंप्यूटर बेस पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि ये इमोशंस जो हैं उसको निगलेक्ट करता है। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इमोशंस के ऊपर, यानी फीलिंग्स के ऊपर कोई किसी किस्म का जो है वो यकीन नहीं करते और उसके ऊपर इनकी कोई बात नहीं है। और दूसरा ये कि ये इंडिविजुअल कॉग्निशन के ऊपर हमेशा इसका जो फोकस है वो मेन सिर्फ इंडिविजुअल कॉग्निशन के ऊपर है। दे सेड के इंसान जो है उसका बिहेवियर, उसका जितना भी उसके मामलात हैं वो सिर्फ कॉग्निशन की बेस में हैं। और लेकिन आप ये देख सकते हो कि इंसान के बिहेवियर में आप सोशल फैक्टर्स, कल्चर फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। ह्यूमन्स आर अ कॉम्प्लेक्स बीइंग्स, आप इनको एक चीज़ पर डिफाइन नहीं कर सकते। ना तो आप इसको जो है साइको एनालिसिस की तरह बिल्कुल सारे का सारा फोकस जो है वो पास एक्सपीरियंस पे दे के डिफाइन कर सकते हो, और ना ही आप इनको जो है कॉग्निशन की बेस पे डिफाइन कर सकते हो। इंसान को जो है वो डिफाइन करने के लिए आपको
डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो हमारे पास है वो वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, वो है बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आर्ग्यू करता है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, या बॉडी का माइंड के ऊपर असर है और माइंड का बॉडी के ऊपर असर है, दे आर नॉट सेपरेट, ठीक है। एक में आने वाली चेंजेस दूसरे में चेंजेस लेके आती है, फिर बॉडी के अंदर आने वाली चेंजेस माइंड के में चेंजेस लेके आती है, और माइंड में आने वाली चेंजेस बॉडी को चेंज करती है, ठीक है। इसमें जो है ये फॉर एग्जांपल ये डिफाइन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर को, कि इंसान का जो है ब्रेन वो इंसान के बिहेवियर को डिफाइन करने में, कॉग्निशन को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं रोल ऑफ जेनेटिक्स, दे हाईलाइट के जेनेटिक्स का और जीन्स का इंसान की बिहेवियर शेपिंग में और जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और उसके अलावा ये फोकस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रोल इन आवर बिहेवियर, इन आवर कॉग्निशन, मूड, फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल डोपामिन की ज़्यादती से इंसान का मूड खुशगवार होता है, ये एक मिथ है, सॉरी एक थेरी है, एक हाइपोथेसिस है। तो अब देखो ना न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो इंसान का जो फीलिंग्स और माइंड्स है वो माइंड से कनेक्टेड हैं, मूड इंसान का, फीलिंग्स। तो ये हम देखते हैं कि एक रिलेशन बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में बन रहा है, ठीक है। इसके जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें सिंथियागो रायमंड जैकल, सांतियागो रायमंड काजल, ठीक है। ये एक स्पेनिश न्यूरो साइंटिस्ट था, बेसिकली ही वाज अ न्यूरो साइंटिस्ट, लेकिन उसने बेसिक फंक्शंस जो हैं वो उसने स्टडी किए ब्रेन के, और उसी बेसिक फंक्शंस के ऊपर उसने ह्यूमन बिहेवियर्स को डिफाइन किया। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल इंसान देखता है किसी चीज़ को, एक साइकोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है परसेप्शन। फॉर एग्जांपल हम इंसान किसी चीज़ को देखता है, परसीव करता है, तो थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स कर रहा है, थ्रू ब्रेन, थ्रू न्यूरॉन्स। तो आप अब बायोलॉजिकल जो बेसिस है उसको साइकोलॉजिकल बेसिस से अलग नहीं कर सकते, ये बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहता है। बल्कि बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो ये कहता है कि जो कुछ है ह्यूमन बिहेवियर्स को डिफाइन करने के लिए वो जो है वो सारा का सारा फोकस आपका बायोलॉजिकल उस पर होना चाहिए। नो इन्वायरमेंट, नो focus on cognition, no focus on past experiences, you should describe humans on the basis of biology, ठीक है। इसमें एक और नाम इसके अंदर इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट है, और वो है कार्ल लैशले। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये साबित करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किए थे कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स हमारे बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसके लिए इसने एनिमल्स के ब्रेन के अंदर लेयंस करवाई थी, और वो इससे करता था कि एक ख़ास पार्ट के ऊपर जब लेयन करवाता था तो वो देखता था कि एनिमल्स के बिहेवियर में ख़ास किस्म की चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो वो कहता था, इससे उसने ये साबित करने की कोशिश की कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो किस किस बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। फिर हमारे पास एक और नाम है रॉजर स्पैरे का। ही वॉज एन अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट, और इसने जो है स्प्लिट ब्रेन रिसर्च, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। जो साइकोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है उसमें इसकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या किया कि असल में इसने जो ब्रेन हेमिस्फीयर्स हैं, जो दो हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च की थी। इसकी रिसर्च को इसीलिए कहते हैं स्प्लिट ब्रेन रिसर्च, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ये कहता है कि मेंटल इलनेस, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स, उसका भी जो बेसिकली है ना आप कह लो कि अंडरस्टैंडिंग, वो भी बायोलॉजिकल बेस्ड होती है। इंसान के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोसेसेस तब होते हैं, पैदा होते हैं जब उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस आती हैं, उसके न्यूरॉन्स में चेंजेस आती हैं, उसके जेनेटिक्स में चेंजेस आती हैं। यानी कि बेसिकली जो ये कहता है कि मेंटल हेल्थ प्रोसेसेस जो हैं ये इनकी ट्रीटमेंट और इनके जो रीजंस हैं वो बायोलॉजिकल हैं।
ओके, तो ये जो है ये बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। इसके अलावा हम बात करते हैं, अच्छा, बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का एक और डिबेट है जो हम अपने पॉइंट्स में पहले मिस कर गए थे, और वो था नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। कि आया कि इंसान पैदा होता है जैसा, मतलब जैसी उसकी पर्सनालिटी होती है, या फिर वो नर्चर किया जाता है, यानी कि या फिर वो उसको जो है उस तरह बनाया जाता है, इन्वायरमेंट्स या उस तरह उसको शेप देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट थी जो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में चलती रही। बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जो थेरिस्ट थे, दे फोकस के इंसान, नेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंसान पैदा होता है जैसे जैसे उसकी नेचर होती है, जैसे उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। लेकिन दूसरे कुछ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दे सेड के इंसान नर्चर किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम अगर हम बाकी रिसेंट रिसर्चेस को देखें तो हमारे पास जो है हम ये देखते हैं, दे सेड के इंसान नेचर और नर्चर दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये जो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसके साथ कुछ एथिकल कंसर्न्स भी थे, यानी कि इसके साथ एथिकल कंसर्न्स ये थे कि आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स को रिसर्चेज में इस्तेमाल करना, तो उसमें उनको नुकसान भी हो सकता था, ठीक है। उसके अलावा इस तरह से रिसर्च, इसको एक एथिकल कंसर्न इसके साथ ये भी है कि इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल लोगों की ब्रेन मैनिपुलेशन के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे। अभी रिसेंटली हम बात करें तो हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट सबसे ज़्यादा कह लो कि सक्सेसफुल है, वो इन सब का मिक्सचर है, और वो है बायो साइको सोशल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। उसमें ये कहा जाता है कि ह्यूमंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस ज़रूरी नहीं है, ह्यूमंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ कॉग्निशन ज़रूरी नहीं है, ह्यूमंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ बायोलॉजी ज़रूरी नहीं है, ह्यूमंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ सोशल सेटिंग्स या इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, बल्कि ह्यूमंस के बिहेवियर को शेप करने के लिए सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। आप किसी एक भी फैक्टर को ये नहीं कह सकते हो कि इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब जो सारी जो इसमें इन्वायरमेंट का भी हिस्सा है, उसमें उसकी नेचर का यानी बायोलॉजिकल बेसिस भी हैं, उसमें जो है इसकी साइकोलॉजिकल बेसिस भी हैं, इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ह्यूमंस को डिस्क्राइब करती हैं और उनको एक उनका बिहेवियर शेप करती हैं, ओके। अगर हम बात करें कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। तो एक तो डिजिटल मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। डिजिटल मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस के मुराद है कि जो थेरेपीज़ हैं, साइकोथेरेपीज़ हैं, उनको डिजिटल किया जा रहा है, उनको टेलीथेरेपी के सूरत में, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन काउंसलिंग, टेलीथेरेपी, ये सारी, यानी कि आप कह लो कि मेंटल हेल्थ जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स थे उनको डिजिटल किया जा रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हमें साइकोलॉजी के अंदर जो है वो असर देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ की जाती है अब जो है वो ट्रीटमेंट प्लान्स तैयार करने के लिए, डाटा को जो आपका रिसर्चिस डाटा है उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको जो है अरेंज करने के लिए, ठीक है। फिर एक और जो है वो फोकस, वो हमारे पास विजुअल थेरेपी, विजुअल रियलिटी थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है पेशेंट्स जो होते हैं हमारे पास, फोबियाज, एंजाइटी, PTSD, इनके इसमें जो है उनको ना जिस फॉर एग्जांपल PTSD का पेशेंट है, तो जिस ट्रॉमा की वजह से वो PTSD में गया है उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स में जाके उस पर बात करेंगे। एक और जो फील्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा है साइकोलॉजी के रिसेंट ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ना ये कहती है कि इन साइकोलॉजी के अंदर एज अ फील्ड, एज अ
एज अ फील्ड, एज अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, आपको इंसान की पर्सनैलिटी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ऊपर बात करनी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए, जैसे हैप्पीनेस हो गया, जैसे पॉजिटिव इमोशंस, प्रोटेक्शन वगैरह, वेल बीइंग। ठीक है, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये कहना है कि बजाय इसके कि आप थ्योरेटिकली बात करें मेंटल हिलनेस पे और पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, नेगेटिव मेमोरीज पे, आप पॉजिटिव चीज़ों पे बात करें और पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें। ठीक है। तो एक और रीसेंट ट्रेंड्स के अंदर जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को कोप करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो हम इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये साइकोलॉजी के अंदर रीसेंट ट्रेंड्स थे और हमारा जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। पहले हमने साइकोलॉजी की एवोल्यूशन पे बात की, फिर उसके स्कूल ऑफ थॉट्स पे बात की, और फिर जो है हमने इसके रीसेंट ट्रेंड्स पे बात की। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।